हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज आप लोगों ने एक कोड का ऑर्डर देखा होगा जिसको लेके आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे, मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए चीज़ें कि उस कोड के ऑर्डर में क्या है, सारी चीज़ें मैटर। और कई लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि रिजल्ट पर स्टे लग गया, अब रिजल्ट नहीं आएगा और कब आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग ये भी मैसेज किए कि कैंसिल हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेके इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बात करेंगे और कोड का जो ऑर्डर है उसमें क्या मैटर है। चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है भाई कि आप लोगों ने देखा होगा कि जीबीटी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कई राउंड में कराया जाता है। उसके बाद भी मतलब सबका डीबी वगैरह करा लिया जाता है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट कहता है कि भाई चलो एक फाइनल अपॉर्चुनिटी और देते हैं। कब देता है वो? 27 तारीख को। ठीक है, 27 तारीख को देता है। 27 नवंबर को फाइनल डीबी की अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाता है उनको। ठीक है, कहता है कि चलो ये 140 मतलब जो 27 तारीख को जो मतलब जिन भी स्टूडेंट का ओवरऑल जो भी 4-5 राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे सबका एक प्रॉपर एक नोटिफिकेशन में निकालता है कि आप लोग आके एक बार और मौका दिया जाता है, फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और आप लोग डीवी फिर से करा लीजिए। तो ये बच्चे डीवी कराते हैं और जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि 140 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो निकाल दी जाती है इन एलिजिबल की, कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो जिनका मतलब रिमार्क्स दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि 140 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इन एलिजिबल डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये कोर्ट का केस, जो कोर्ट केस है, यहीं से इसके बाद स्टार्ट होता है और लगभग मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि 35 से 40 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो साइमल्टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियस ईयर वाले थे। मतलब इसका कहने का मतलब है डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों साथ किया था। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों साथ किया था। और उसमें आप लोग देखेंगे लिस्ट में तो रिमार्क्स उसमें है कि आपने भाई डीएलएड और ग्रेजुएशन भी एक साथ किया है, तो इसीलिए आपको इन एलिजिबल माना गया, ऐसा किया गया। तो अब भाई क्या होता है कि जो स्टूडेंट थे 40 बच्चे, उनके कुछ बच्चों के दिमाग में बड़े चालाक थे, तो उनके दिमाग में ये चीज आती है कि जब पिछले बच्चों को एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई डीवी के लिए, जैसे आज डीवी कराया तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो एक लिस्ट निकालती है, चलिए एक बार और मतलब डीवी कराने के बाद एक फाइनल अपॉर्चुनिटी आपको और दी जाती है। तो इनके दिमाग में यही आता है कि हम लोगों को 27 को डीवी बुलाया गया, 27 तारीख को डीवी के लिए बुलाया गया, हम लोगों को एक मौका और देना चाहिए था कि अपनी जो जैसे रिमार्क्स देना चाहिए था और एक अपॉर्चुनिटी और देनी चाहिए थी कि हम हमारे जो डीवी में जो रिमार्क्स है उसको हम उसकी कमियों को दूर कर सकें या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकें। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। 27 तारीख की डीवी के तुरंत बाद ही हमको बुला लिया, मतलब एलिजिबल और इनएलिजिबल की लिस्ट जारी कर दी गई। और इसी बात को लेके ये बच्चे कर देते हैं कोर्ट केस। और ये कोर्ट केस कब होता है? ये कोर्ट केस होता है 12 तारीख को। ठीक है, 12 तारीख को कोर्ट केस ये कर देते हैं और 11 बच्चे ऐसे थे जो जाके केस कर देते हैं कि भैया हम लोगों को बाकी बच्चों को दिया गया अपॉर्चुनिटी, फाइनल अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमको डीवी के बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई रिमार्क्स क्लियर करने की, सीधा इन एलिजिबल की लिस्ट जारी कर दी। डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया? यही इसी बात पर ये केस कर देते हैं। और उसकी आज हियरिंग थी। हियरिंग में क्या हुआ? हियरिंग में भाई जज साहब ने सुना, दोनों मामलों के बातों को सुना, रेस्पोंडेंट्स के भी और अप्लीकेंट्स के भी बातों को सुना। और जो अप्लीकेंट्स था उन्होंने कहा कि भाई हमको ये चीज मतलब उसमें अगर आप उसमें बोला गया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो उसमें ये बोला गया, बच्चों ने जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने कहा कि ये जो हमारी 11 सीट है, मतलब ये कहा गया कि अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये अभी जो डिपार्टमेंट ने अभी कंप्लीट नहीं किया गया है और अभी भी ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फाइनलाइज नहीं हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एलिजिबिलिटी का लिस्ट है, मतलब हमको जो एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हम भी अपनी एलिजिबिलिटी जो है उसको प्रूव कर सके। तो भाई जज साहब ने सुना और कहा कि भैया इन 11 बच्चों की जो सीट्स हैं मतलब उनको होल्ड कर दिया जाए, या और डिपार्टमेंट को कोर्ट ने कहा
कि आप ऐसा करिए, आप तब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं देंगे जब तक ये 11 बच्चों को आप डिसाइड करिए कि इनको इन करना है या आउट करना है। और इनको 17 तारीख को कहा कि 17 दिसंबर तक इनको कहा कि डिपार्टमेंट इनको मौका दे अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए। क्या एलिजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए डिपार्टमेंट इनको मौका दे। तो भाई अब ये 11 बच्चे जो हैं वो अपना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, जो कोर्ट केस का ये है, कुछ भी लगा के अपना जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, ये 17 तारीख तक जाके अपना प्रूफ करें या रिमार्क्स जो भी है कि हमको एलिजिबल इस बेसिस पे माना जाए। तो डिपार्टमेंट ने कोर्ट ने ये कहा डिपार्टमेंट को, तो इनको मौका दिया गया और ये भी कह दिया कि इनकी जो हियरिंग है वो 10 जनवरी को लिस्ट कर दी जाए या सुनवाई की जाए। और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे लगा दिया जाता है और जब तक इनको इन और आउट डिपार्टमेंट फाइनल डिसीजन नहीं लेता तब तक इसका कोई भी फाइनलाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो फाइनलाइज नहीं होगा। यही मामला है आज की कोर्ट के हियरिंग का। आई होप तो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए कुछ चीजें बताता हूं आपको। 2 केसेस होंगे। देखिए डिपार्टमेंट या तो इनको इन ले, केस खत्म हो जाए, डेट जो है वो कोर्ट केस की और आगे ना जाए, और या तो डिपार्टमेंट आउट कर दे। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब ये 17 तारीख को जाएंगे, अपना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, तब ये चीजें क्लियर होंगी। बाकी कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी अभी तक स्टे मान के चलिए, कोई भी रिजल्ट जारी नहीं करेगा डिपार्टमेंट, मतलब फाइनलाइज प्रोसेस जो है वो जारी नहीं तब तक नहीं कर सकते जब तक इस कोर्ट केस का या इनको इन ले या इनको आउट कर दे। ये दोनों चीजें जो डिपेंड है वो इन और आउट पर डिपेंड है। या तो इनको बाहर कर दो या तो इनको अंदर ले लो। ये ऐसा डिपार्टमेंट के ऊपर है, ये चीज डिपार्टमेंट के ऊपर है। डिपार्टमेंट चाहे तो उनको इन भी ले सकता है, इनको आउट भी ले सकता है। अब क्या करेगा डिपार्टमेंट, इसका हमको वेट करना पड़ेगा। और कोई भी चीजें आती हैं, अपडेट आती हैं, और भर्ती इतनी जल्दी कैंसिल नहीं होगी। हाँ, ज्वाइनिंग को लेके ये बताऊं, अब आप पूरी उम्मीद मान के चलिए कि न्यू सेशन पे ही उम्मीद रखिए कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। बाकी यही कहूंगा कि आप जो भी एग्जाम वगैरह हैं उसको देते रहिए, ठीक है। जैसे KVS, DSSB, अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं, BPSC TRE 3, 4 या टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं, पूरे मन से उसकी तैयारी करिए और एग्जाम देते रहिए। इसका जो भी प्रोसेस है वो जब भी आना होगा वो जरूर आएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा में देखिए, हरियाणा के स्टूडेंट हैं तो आप टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम्स दोनों देते हैं, तो ये बेहद बात आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो वहां पे जो CET का एग्जाम होता है, ठीक है, CET का जो कि हरियाणा कर्मचारी सेवा चयन आयोग कराता है, तो इसका CET का एग्जाम होता है। और आपको भी पता है ये ग्रुप डी की वेरियस वैकेंसीज आती हैं, उसमें चाहे कांस्टेबल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, जो भी वैकेंसीज ग्रुप डी के अंदर आती हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टीचिंग के भी हैं, नॉन टीचिंग के भी हैं, वो भी प्रिपरेशन करते हैं। तो उनकी बेहतर के लिए एक मैं बुक आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। किसकी? चक्षु पब्लिकेशन की है, और बहुत बेस्ट बुक है। आप उस बुक्स को पढ़ के अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। आप ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है उसको आप क्रैक कर सकते हो। अब इसमें चक्षु पब्लिकेशन में खास क्या है, और सब किताबों को पढ़े या ना पढ़े, या कौन सी किताब पढ़े, मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक सजेशन है मेरा, आपको पढ़ना चाहिए ये किताब चक्षु पब्लिकेशन की। अब चक्षु पब्लिकेशन, इसमें क्या मिल जाएगा आपको? अगर आप CET के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगी भाई, पूरी रीजनिंग मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, आपको कंप्लीट हिंदी मिल जाएगी, आपको मैथ मिल जाएगा, इसमें कंप्लीट मैथ मिल जाएगा, और आपको इंग्लिश मिल जाएगी। क्या? आपको इंग्लिश मिल जाएगी, और आपको हरियाणा जीके मिल जाएगा। क्या? हरियाणा जीके मिल जाएगा। और जो एप्टीट्यूड वाली चीज सेक्शन होती हैं, ठीक है, जो आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। किसका? चक्षु पब्लिकेशन की किताब को। काफी अच्छी बुक्स है, मैंने भी देखा, मेरे पास सारी चीजें हैं, और सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें दी गई हैं, और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। आपके एग्जाम पैटर्न, उसमें PYQs भी आपके हैं और प्रैक्टिस सीरीज भी हैं। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, और आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हरियाणा CET बोलते हैं, आप उसको, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इस किताब के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।